नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ममता बनर्जी के साथ बदतमीजी और बड़पोलेपन के बावजूद जब से बीजेपी ने बंगाल चुनाव गंवाया है, उसके पुराने साथियों के कंठ खुलते जा रहे हैं। अकाली दल के बाद अब शिवसेना ने भी बीजेपी को हिंदुत्व के बाजार का सेल्समैन बताकर उसका चेहरा लाल कर दिया है। दरअसल बाला साहेब ठाकरे की 96वीं जयंती के अवसर पर शिव सैनिकों से एक ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में बीजेपी पर उद्धव ठाकरे ने जोरदार हमला बोला है। दोनों पार्टियों के बीच 25 साल तक गठबंधन रहा। शिवसेना बीजेपी के इतिहास की पहली साझीदार थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 25 साल की यह युति बेकार चली गई। हमने उन्हें पाला, लेकिन इसके एवज में हमें क्या मिला? धोखा और बेईमानी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा वार करते हुए कहा, बाला साहब बोलते थे बीजेपी गजकरण है, उसने सत्ता के लिए हिंदुत्व का चोला पहना है, वो हिंदुत्व के कारोबारी हैं, और बाद में वो इसी की ठेकेदारी करने लगे। वो कहते हैं हमने हिंदुत्व पर समझौता कर लिया है। दरअसल वो हिंदुत्व को समझते ही नहीं है। हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, बीजेपी को छोड़ा है। और वो कान खोलकर सुन ले, बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है। हमने सत्ता के लिए हिंदुत्व का कभी इस्तेमाल नहीं किया, जैसा कि राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी करती रही है। स्पाइन सर्जरी के बाद से उद्धव ठाकरे राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी उन पर लगातार हमला भी करती रही है कि अगर उनकी सेहत खराब है तो वो किसी और को यह जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। वो भूल जाती है कि कैसे वो नाक में पाइप लगाकर मनोहर पर्रिकर को टहलाती रही थी गोवा में, और आखिर में उनकी जान चली गई। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को करारा जवाब देते हुए कहा कि मेरी सेहत के लिए फिक्रमंद लोगों को मेरा सामना करने की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्दन की तकलीफ की वजह से ऑपरेशन कराना पड़ा। अब भी फिजियोथेरेपी चल रही है, लेकिन जल्दी ही ठीक होकर फिर से पूरे महाराष्ट्र में दौरा करूंगा। मैं उन विरोधियों को भगवा रंग की असली ताकत दिखाऊंगा जो मेरी सेहत को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने न मोदी को बख्शा और ना ही गृह मंत्री अमित शाह को। उद्धव ठाकरे ने कहा जैसे केयर टेकर सरकारें होती हैं, वैसे बीजेपी महाराष्ट्र में केयर टेकर विपक्ष है, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने हिंदू हित के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ लगातार छल किया है, और अब उन्हें इसकी कीमत चुकाने की तैयारी करनी चाहिए। पिछले दिनों अमित शाह ने चुनौती दी थी कि अगर शिवसेना में हिम्मत हो तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें गृह मंत्री अमित शाह की चुनौती स्वीकार है। वो पुणे आए थे और हमें अकेले लड़ने की चुनौती दी थी। शिवसेना अब महाराष्ट्र के बाहर भी अपना दायरा बढ़ाएगी और राष्ट्रीय भूमिका में आएगी। हम दिल्ली में भी बाला साहब ठाकरे की एक मूर्ति लगवाएंगे। उद्धव ठाकरे ने इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि जब बीजेपी राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही थी, तब उसने शिवसेना समेत कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया। उस वक्त कई जगहों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो जाया करती थी, लेकिन हाथ में सत्ता आते ही उसके नेताओं की जुबानें बदलती चली गई। दशहरा की रैली में मैंने अमित शाह की चुनौती को स्वीकार करने का ऐलान किया था। यदि आपके पास साहस है और कार्यकर्ताओं की ताकत है, तो फिर आप किसी भी ईडी या सीबीआई और दूसरी एजेंसी से नहीं डरते। आप चाहे जितने तरीके अपना लें, हम अपने तरीके से जवाब देना जानते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा यूज एंड थ्रो की पॉलिसी वाली पार्टी है, इस्तेमाल करो और फेंको। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ललकारते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा अपने साथियों की पीठ में छुरा भोंका है। बाला साहेब और भाजपा के बीच गठबंधन की शर्तें बहुत साफ थीं कि आप देश को संभालो, हम महाराष्ट्र की चिंता करेंगे। लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया और हम ही को खत्म करने की कोशिश करने लगे। हमने उन्हें कई सालों तक झेला, लेकिन वो जैसे ही जीते उन्होंने इस्तेमाल करो और फेंको की नीति अपना ली। इस बार हमने इसका प्रतिकार करने का फैसला किया कि हम जवाब देंगे। हम कब तक बर्दाश्त करते रहते? और ये बात वो सहन नहीं कर पा रही है कि कोई उसके सामने आंख उठाए, लेकिन वो भूल रहे हैं कि देश 2014 से बहुत आगे बढ़ चुका है और अपने फैसले पर पछता रहा है। इस मौके पर उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है और सरकार अपने 5 साल इत्मीनान से पूरे करेगी।
उद्धव ठाकरे ने एकता का संदेश देने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह एनसीपी और कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर संस्थाओं के निर्माण का काम करें, उन्हें जोड़ें। यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी और शिवसेना के बीच तलवारें खिंची हैं। याद कीजिए, जब दिसंबर 2021 में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बाकायदा नोटिस भेजकर 29 दिसंबर को हाजिर होने का हुक्म दिया था। ईडी ने वर्षा राउत को एक के बाद एक 3 नोटिस भेजे थे। ईडी वर्षा राउत और संजय राउत के सहयोगी प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत के बीच हुए 55 लाख रुपए के आर्थिक लेन देन के मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती थी। ईडी के नोटिस के बाद संजय राउत ने बीजेपी के नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि या देखें जरा किसमें कितना है दम। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं सबका बाप हूं और अगर मैंने सबकी कुंडली खोलनी शुरू कर दी तो बीजेपी के नेताओं को यूके और लंदन में भी जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इसके पहले शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता प्रताप सरनाईक के घर पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी। कई घंटों तक चली इस छापेमारी के बाद ईडी के अधिकारी प्रताप सरनाईक के बेटे विहंग सरनाईक को अपने साथ ईडी दफ्तर ले गए थे। विहंग सरनाईक को देर रात छोड़ा गया था। इसके पहले कंगना रनौत वाला मामला तो आपको याद ही होगा। कंगना ने जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीधे शिवसेना और ठाकरे परिवार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, तब संजय राउत और प्रताप सरनाईक ने खुलेआम कंगना रनौत को मुंबई में देख लेने की धमकी दी थी। मामला इतना बढ़ चुका था कि कंगना रनौत के घर को भी बीएमसी ने अवैध करार देते हुए तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया उस पर। कंगना रनौत को ढाल बनाकर बीजेपी नेताओं ने भी महाविकास अघाड़ी सरकार और ठाकरे परिवार पर जमकर निशाना साधा था। इस मामले में बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ड्रग्स माफिया को बचाया जा रहा है और शिवसेना ने कहा था कि बीजेपी जानबूझकर राज्य सरकार के नेताओं को बदनाम कर रही है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच खुली जंग की शुरुआत विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही हुई थी। 24 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। यह चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा भी हासिल कर लिया था, लेकिन सरकार बनाने के पहले ही दोनों पार्टियों के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बात बिगड़ गई। शिवसेना और बीजेपी के बीच जब कोई आपसी सहमति नहीं बन पाई तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। शिवसेना नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के बीच ढाई साल मुख्यमंत्री पद के बंटवारे पर सहमति हुई थी, लेकिन बाद में बीजेपी इस वादे से मुकर गई। इस बात पर शिवसेना बिफर उठी थी। इसी बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने 22 नवंबर 2019 को घोषणा कर दी कि उनका शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन हो चुका है और महाविकास अघाड़ी सरकार अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चुनती है उद्धव ठाकरे को। इस ऐलान के बाद बीजेपी ने तुरंत चाल चलते हुए रातों रात राष्ट्रपति शासन खत्म किया और सुबह सुबह अजीत पवार के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। हालांकि फडणवीस 80 घंटे भी मुख्यमंत्री नहीं रह सके। शरद पवार न केवल एनसीपी की फूट को रोकने में कामयाब रहे, बल्कि अजीत पवार को वापस पार्टी में भी बुला लिया। लेकिन अब यह जंग और तीखी होती जा रही है। उद्धव ने तेजी से अपनी छवि भी बदली है और अपना आधार भी, लेकिन वो इस कदर आक्रामक हो जाएंगे, इसके लिए बीजेपी अभी तक खुद को तैयार नहीं कर पाई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां भी लाइक कर दीजिए। नमस्कार।